विद्यार्थियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आप सब लोग कैसे हो? अपने घरों में सब अपने परिवार के साथ बड़े आनंद में होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। लगातार हम आपको गगन उपन्यास के बारे में बता रहे हैं। आज मैं एक ऐसी बात आपको साथ में शेयर करना चाहता हूँ कि गबन उपन्यास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना गबन की है। परंतु पूरी चर्चा में आपने कभी ये गौर किया है कि इसमें दोषी कौन है? प्रेमचंद उपन्यास में आपको चर्चा के वक्त मैंने बताया, लेकिन आप देखिए कि इसमें दोष किसका है। अब हम दोष की बात करेंगे तो विद्यार्थियों आप महसूस करोगे कि मध्य में जालपा अपना स्थान बनाती है। उपन्यास में पूर्ण गतिशीलता रमानाथ द्वारा चुंगी ऑफिस के रुपए अपने घर से जाने के बाद की जाती है। भले ही रमानाथ गबन के उद्देश्य से ऑफिस के रुपए न लाए हो, तब भी उसके कार्य को गबन की संज्ञा अर्थों में नहीं दी जाए तो भी रमानाथ की मनस्थिति के अनुसार उसके कार्य को गबन ही माना जाएगा। ये बात बिल्कुल सही हमारे जहन में आती है, मन में आती है कि रमानाथ ने यदि उन रुपयों को नहीं चुराता, गबन नहीं करता, तो शायद ये इस उपन्यास का नाम गबन नहीं रखता। और गबन की घटना के बाद ही समग्र घटनाएं स्वीकृत के परिणामों से निपटारे के प्रयास इस प्रकार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। हम देखेंगे कि रमानाथ स्वतः ही गबन का आरोपी सिद्ध हो जाता है कि गबन उपन्यास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना रमानाथ द्वारा कार्यालय के रुपए घर ले जाना है और उसके पीछे कथा वस्तु पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है। अब प्रश्न ये उठता है कि गबन के लिए वास्तविक दोषी कौन है? रमानाथ ने तो पैसे गबन कर लिए, लेकिन इसमें हमको देखना है कि वास्तव में रमानाथ ने ये गबन क्यों किया। जालपा, रमानाथ और रतन के तीन पात्र संदर्भ में उल्लेखनीय है। अब हम उनके दायित्व की क्रम से परीक्षा करेंगे और देखेंगे कि सर्वप्रथम जालपा हमारे समक्ष आती है और अधिकांश लोग जालपा को गबन का कारण बताएंगे और उसके मूल में है आभूषण प्रियता। रमानाथ लाचार होकर ऑफिस के रुपए अपने घर लाता है। सदाफे द्वारा रतन के रुपए रख लिए जाने पर रमानाथ लाचार हो जाता है और रतन की दृष्टि से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके कार्यालय के रुपए से भरी थैली दिखाता है ताकि रतन अधीर न होते। किंतु रतन द्वारा अपने रुपए लिए जाने पर रमानाथ हत बुद्धि हो जाता है और कार्यालय को रुपयों को जमा करने में अपने को असमर्थ पाता है। अब आप देखिए कि रमानाथ रुपयों को लेकर आया था तो घर रखने के लिए आया था, लेकिन रतन के द्वारा सराफे को उन रुपयों को चुका दिया जाता है। लेकिन हम एक्चुअली में बात करते हैं कि इस गबन की जरूरत ही क्यों पड़ी। किंतु यदि व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो जालपा में आभूषण के प्रति ललक जगाने में माता पिता तथा घर के अन्य लोगों के साथ रमानाथ भी जिम्मेदार सिद्ध होता है। अब आई बात अपने ठिकाने पर कि रमानाथ भी जालपा के माता पिता के बराबर ही माता के बराबर दोष सिद्ध कारक हो जाता है जब वो अपनी पत्नी को अपने घर की वास्तविक गरीब स्थिति के बारे में नहीं बताता और डींग मारता है, अपने परिवार को बहुत पैसे वाला समझता है। और उस कंडीशन में अपन जानते हैं कौन सी ऐसी भारतीय नारी होगी जो अपने पति से जेवर लाने की बात नहीं कहेगी, आभूषणों को खरीदने की बात नहीं कहेगी। जालपा की गबन का उत्तरदायी के रूप में हमारी दृष्टि रमानाथ पर जाती है। रमानाथ मध्यम वर्गीय प्रदर्शन दृष्टि का प्रतीक है। वह सत्य है कि अपने इच्छा पूर्ति के लिए वह गबन नहीं करता, किंतु अपनी भीरू और दिखावटी प्रवृत्ति के कारण वह जालपा को सददर्शन से वंचित रखता है। मैं ये कहूँ कि सबसे पहले उसकी माँ दोषी है जालपा की, उसको बड़े बड़े सपने दिखाती है। उसके बाद में रमानाथ दोषी है
जो उसको फिर सपने दिखाता है। यदि सबसे पहले जालपा की माँ के द्वारा उसके गहनों के मांगने पर विराम लगा देती, मनाही कर देती या सही साख देती कि बेटी जैसे भी गहने हम आपको दिलाएं छोटे, उनको आप ग्रहण करो, और आपका पति कोई पैसे वाला होगा तो आपको अच्छे गहने दिला देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन उसने सपने दिखाए, रमानाथ के पास जालपा आती है, फिर वो सपने दिखाता है। यानी जालपा को रोकने का किसी ने प्रयास ही नहीं किया। इसका मतलब उसकी तीव्र गति बढ़ती गई सोचने की। अब कौन हुआ दोष सिद्ध, कौन हुआ? आप बैठिए देखिए बच्चों, दोष सिद्ध में हम देखेंगे कि गबन की जिम्मेदारी के विषय में रतन और रमानाथ के माता पिता की भूमिका भी कुछ सीमा तक है, किंतु उसकी सीमा पूर्णतः नगण्य है। वास्तव में यदि वे नहीं भी होते तो रमानाथ अपनी प्रदर्शन भावना की दृष्टि से असफल होकर गबन करता, और प्रश्न था कि यदि गबन की वास्तविक जिम्मेदारी उपयुक्त पात्रों में से कोई किसी पर न देना उचित होता तो वास्तव में गबन का उत्तरदायी कौन होता। यदि निर्लिप्त और स्पष्ट दृष्टि से हम देखते हैं तो मध्यम वर्ग में अपनी बेबसी में पूर्णतः असहाय प्रकट होता है। उसकी असहायता वह उस दोष किसी व्यक्ति विशेष में कैसे सिद्ध किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेष कारण कुछ न कुछ बन जाता है। रमानाथ मध्यम वर्ग का एक महत्वाकांक्षी युवक है, अपने गुण दोषों के कारण अपनी परिस्थिति को सबके सामने प्रदर्शित नहीं करता है, उसकी वास्तविक स्थिति है। वास्तव में मध्यम वर्ग के साथ इतनी लाचारियाँ होती है कि वह सबका समाधान भी नहीं ढूंढ पाता। दूसरे रमानाथ व जालपा में ये साधारण गुण भी नहीं है कि उसके असाधारण, रमानाथ में असाधारण गुण भी नहीं है कि वे जिन कारण से मध्यम वर्ग की सीमा का अतिक्रमण कर पाते, इस प्रकार उनका समस्याओं में उलझना जाना अनिवार्य था। निष्कर्ष गबन उपन्यास की गबन की जिम्मेदारी किसी पात्र विशेष को नहीं देकर मध्यम वर्गीय परिवार को ही हम देंगे। हम अंत में ये कहते हैं, ये कहना चाहता है प्रेमचंद जी की यदि किसी एक व्यक्ति विशेष को इसमें हम रतन को, न जालपा को, न रमानाथ को, किसी को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार को सपना देखना हर परिवार, हर व्यक्ति को अपनी अधिकार होता है, और उन सपनों को किस रूप में पूरा करने का हम लोग प्रयास करते हैं। रमानाथ को सपना देखना था, जालपा को गहनों की इच्छा थी, गहने पहनने का उसका मन था। यदि रमानाथ अपनी बीवी से आभूषणों के लिए मना करता तो वो दोषित होता या लाचार साबित होता, और इस लाचारी में सबसे कमज़ोर अगर साबित कोई होता तो वो होता रमानाथ। लेकिन उस लाचारी को छिपाने के लिए, अपनी गरीबी को छिपाने के लिए और अपनी पत्नी को खुश करने के लिए, जो हर इंसान अपने जीवन में अपनी पत्नी को खुश करने के लिए करता है, वही काम रमानाथ ने किया। अर्थात हम सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद में इस तथ्य पर पहुँचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गबन नाम सिद्ध होना अपने आप में मध्यम वर्गीय व्यवस्था है, जिसके कारण गबन कर लिया जाता है, गबन का नाम गबन उपन्यास बन जाता है।